Good morning, students. This is class 10th, Social Science, Part Economics, Chapter number 1, Development. And today my topic is how to compare different countries or states. स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, मतलब हम तुलना करेंगे दूसरे देश से कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, एवरेज इनकम किसे कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है और नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट, आज का जो टॉपिक है, जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, इस टॉपिक को जानने से पहले एक बार फिर से हम लोग जानते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि नेशनल डेवलपमेंट द आइडियोलॉजी ऑफ डिफरेंट पर्सन रिगार्डिंग कंट्रीज, विच मीन्स आप देखते हैं कि जो लोग होती हैं उनकी सोच क्या होती है, अलग होती है। वो राष्ट्र के प्रति जो उनके विकास की जो सोच होती है वो अलग अलग होती है। दिस आइडियोलॉजी कुड बी एट टाइम्स द कंप्लीटली द मेजर्ड बाय द एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम, यानी कि हम देश की स्थिति को अगर जानना चाहते हैं तो कैसे जान सकते हैं, एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। यह मुख्यतः एक ही मानी जाती है, लेकिन आप इसे आगे अच्छी तरीके से समझेंगे। And people had different developmental goals. Developmental goals are aspirations and desire of the people. यानी कि आप देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो लोग होती हैं उनकी सोचने की क्षमता अलग अलग होती है, और इसके साथ ही साथ उनके विकास यानी कि वो देश के प्रति क्या सोचते हैं, ये लोगों की अलग अलग नज़रिए होते हैं। दे आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल। कुछ लोग क्या होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। आप सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में आप देखते हैं कि कुछ तबके के लोग काफ़ी अमीर होते हैं, कुछ तबके के लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, फिर से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं पर कैपिटा इनकम पे। ओके, दे डेवलपमेंट गोल अदर डिफर, यानी कि हर इंसान की जो डेवलपमेंट की सोच होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी कि वो देश के प्रति क्या चाहते हैं, उनकी सोच क्या होती है, अलग अलग होती है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है द सरदार सरोवर डैम इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स फॉर द पीपल हु आर बीइंग द अफेक्टेड बाय इट। विच मीन्स जब सरदार सरोवर डैम जो बन रहा था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो, हमने प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार इसको समझने के लिए हम फिर से इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सरदार सरोवर डैम किसी के लिए क्या है, अच्छा है। यहाँ पे लिखा है कि हु आर बीइंग द अफेक्टेड बाय इट, इससे कौन प्रभावित हो रहा है। वेल द पीपल ऑफ गुजरात आर हैप्पी, जैसे कि गुजरात के लोग हैं वो क्या है, काफ़ी खुश हैं क्योंकि डैम बन रहा है, एज वेल एज द गेट द वाटर फॉर द इरिगेशन एंड द ड्रिंकिंग। यानी कि उन्हें जो ये डैम्स जो बन रहे हैं उनसे उनको क्या मिला है, फॉर इरिगेशन फॉर द एग्रीकल्चर, यानी क्या उनको सिंचाई करने के लिए पानी मिल जा रहा है। फिर ड्रिंकिंग वाटर यानी क्या है, पानी पीने के लिए भी मिल जा रहा है। सो गुजरात पीपल आर वेरी हैप्पी क्योंकि वहाँ पे डैम्स बन रहे थे। ओके, बट द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के लोगों की, तो इज दे आर नॉट हैप्पी, वो लोग खुश नहीं थे। बिकॉज द विलेज और लार्ज पार्ट ऑफ द लैंड इन द सबमर्ज इन द वाटर देयर वर द लिविंग दैम लैंडलेस। यानी कि अगर मध्य प्रदेश की देखा जाए तो मध्य प्रदेश के लोग खुश नहीं है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो सरदार सरोवर डैम का जो पानी जो है वो गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर के आती है। तो इन स्टेट्स में इनको पानी की प्रोवाइड कराता है ये सरदार सरोवर डैम। बट मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के लोग क्या है, खुश नहीं है, क्योंकि अगर वो पानी अगर डैम से अगर आता है तो उनकी भूमि क्या होगी, खराब हो जाएगी, रहेंगे लैंडलेस, उनके पास कोई भूमि नहीं बचेगी। एंड द अप्रूटेड फ्रॉम देयर प्लेस वर्क इन द इन
सफिशिएंट, यानी कि उनको अपर्याप्त क्या होता है, मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। यानी कि अगर उनकी भूमि भूमिहीन हो जाती है, यानी कि सबमर्ज हो जाती है, तो गुजरात के लोगों को क्या होता है कि उतने पैसे नहीं मिल पाते जितने वो क्रॉप्स में प्रोड्यूस करने में लगा देते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द वर्ल्ड बैंक अप्लाई सम प्रिंसिपल्स टू क्लासीफाई डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि वर्ल्ड बैंक कुछ सिद्धांत होते हैं, उनके कुछ सिद्धांत होते हैं, उन वो सिद्धांत के अनुसार ये हमें पता चल जाता है कि कौन से देश विकासशील हैं, कौन से देश विकसित हैं। ओके, इट कंसीडर्स ओनली द पर कैपिटा इनकम एज द इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट, यानी कि ये निर्धारित करती है, यानी कि उस देश में पर कैपिटा ही निर्धारित करती है कि उससे ये पता चल जाता है कि वो देश कितनी रिच है और वहाँ के लोगों की इनकम क्या है। और उसके साथ ही साथ जब इनका हमें पता चल जाएगा सभी वहाँ के लोगों का, तो हम वहाँ के हेल्थ स्ट्रक्चर, इन्फर्ट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, ये सब हम जान सकते हैं। Like the UNDP that considers health, educational levels of the per capita income of the citizen of the country। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक एक के कुछ सिद्धांत होते हैं, वो निर्धारित करते हैं कि कौन से देश अमीर है, कौन से देश क्या है, गरीब है। अगर स्वाभाविक सी बात है, अगर जो देश अमीर होगा तो वहाँ की पर कैपिटा भी अच्छा होगा, एजुकेशनल सिस्टम भी अच्छे होंगे, हेल्थ स्ट्रक्चर भी क्या होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। द वर्ल्ड बैंक से द कंट्रीज विद द पर कैपिटा इनकम ऑफ 4,53,000 पर एनिमम एंड अबव इन 2004 आर कॉल्ड द रिच कंट्रीज, यानी कि जिस देश की पर कैपिटा 40 विच मीन्स 4,53,000 से ज़्यादा है 2004 के अकॉर्डिंग, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिच कंट्रीज बोल सकते हैं। एंड दोज विथ द पर कैपिटा इनकम द 37,000 लेस आर ए लो इनकम कंट्रीज, यानी कि जिस देश की इनकम 37,000 से भी कम है उसे लो इनकम कंट्रीज कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं जहाँ पर 4,53,000 यानी कि 4,53,000 से ज़्यादा है 2004 के अकॉर्डिंग, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर अच्छे होंगे, एजुकेशनल सिस्टम अच्छा होगा, हेल्थ स्ट्रक्चर क्या होगा, अच्छा होगा। और यहाँ पे बात करें जहाँ पे 37 यानी 37,000 है, वहाँ लो इनकम होगा, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ एजुकेशनल सिस्टम भी नहीं अच्छे होंगे, ना हेल्थ स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि हमारे देश का क्या इनकम है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट तैयार करता है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि कौन देश क्या अमीर है, कौन देश क्या है गरीब है। And now in Development Report 2006 the brought out by the World Bank, यानी कि एक रिपोर्ट तैयार की गई 2006 में, उससे ये पता चला दिस क्रिएशंस वी यूज द क्लासिफाई कंट्रीज। उन्होंने एक वर्गीकरण किया कि वो देखना चाहते थे कि कौन सा देश डेवलप है और कौन सा डेवलप की ओर जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, पर कैपिटा इनकम से निर्धारित किया कि ये देश क्या डेवलप में है और ये देश डेवलप नहीं है। तो उन्होंने कैटेगरीज कैसे निकाले, विद द पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय को उन्होंने क्या किया, मापा। अ, मान लिया कि ये देश क्या है, डेवलप है। इन सिंस 2004 according to report and 4,53,000 per annum and above in according to 2004, यानी कि 2004 का जो रिपोर्ट था उसके अकॉर्डिंग जो लोग 4,53,000 से ज़्यादा कमाते हैं वो देश क्या डेवलप है, ठीक है। एंड दे कॉल्ड आल्सो रिच कंट्रीज, उसे हम कह भी सकते हैं कि वो क्या है, रिच कंट्री। एंड दोज विद द पर कैपिटा इनकम एंड 37,000 लेस देन आर कॉल्ड द लो इनकम कंट्रीज, जहाँ पर 37,000 से कम लोग ज़्यादा कमाते हैं पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग, उससे हम लोग लो इनकम कंट्रीज कह सकते हैं। अगर यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि इंडिया का कितना है, इन India comes in the category the low income countries because the per capita income according to 2004 report, यानी 2004 की रिपोर्ट के करें कि was just and that 28,000 पर एनम, यानी कि 28,000 से लोग कम कमाते हैं, तो ये क्या डेवलप नहीं हो सकता। तो यहाँ की हेल्थ स्ट्रक्चर, एजुकेशन सिस्टम तो
यहाँ पे अच्छे नहीं मान सकते। द रिच कंट्रीज एक्सप्लोर द कंट्रीज द मिडिल ईस्ट द क्रिएशन द अदर स्मॉलेस्ट कंट्रीज आर जनरली कॉल डेवलपमेंट कंट्रीज। यानी कि जो छोटे जो होते हैं, यानी कि जो कुछ छोटे राज्य हैं, मतलब राज्य मतलब जो देश हैं, वहाँ पे अगर एक इनकम ज़्यादा है तो स्वाभाविक से वो क्या है, वो डेवलप है। लेकिन भारत में 28,000 से और लोग क्या कम कमा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्या अभी डेवलप नहीं हुआ, ये विकासशील की तरफ है। तो ये रिपोर्ट कब की थी? 2004 की। ओके। सो स्टूडेंट्स, अब आप जानेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसे हम लोग शॉर्टकट में IMR बोलते हैं, इट्स इंडिकेट्स नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। यानी क्या करता है ये, कि इंडिकेट करता है, यानी कि निर्धारित करता है दैट टाइम बिफोर द एज ऑफ 1 इन द प्रोपोर्शन द 1000 लीव एंड द चिल्ड्रन बोर्न एंड द पर्टिकुलर ईयर। यानी कि एक साल में 1000 से बच्चे 1000 जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कितने बच्चे मर गए हैं और उनका हेल्थ स्ट्रक्चर क्या था। इस प्रक्रिया को हम लोग IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। एंड लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता, एंड द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेसी पॉपुलेशंस इन द 7 ऑफ द अबव एज ग्रुप। यानी क्या है कि लिटरेसी रेट क्या होता है? साक्षरता, यानी कि एक ऐसा कि जिसकी उम्र 7 साल से ज़्यादा होती है, और वो देखा जाता है कि वहाँ पर 7 साल से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो कितनी शिक्षा को ले पा रहे हैं और उनका ग्रोथ कितना हो रहा है। तो इस प्रक्रिया को लिटरेसी रेट बोलते हैं। सबसे ज़्यादा लिटरेसी हम हमारे भारत का वो केरल का है, और सबसे कम कहाँ का है? बिहार का है। अगर बात करें नेट अटेंडेंस रेशियो, जिसे हम लोग NAR बोलते हैं, इज द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस एज ऑफ ग्रुप 6 to 10। यानी कि एक निर्धारित की गई, एक आयु निर्धारित की 6 से लेकर के 10 तक की आयु को, द अटेंडिंग द स्कूल एज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस एंड द सेम एज ऑफ ग्रुप। यानी कि 6 से 10 साल की उम्र के बच्चों को देखा जाता है कि कितने बच्चे स्कूल को क्या करें, अटेम्प्ट करें। यानी कि 6 साल के 10 तक के जो बच्चे होते हैं वो कितने स्कूल जाते हैं, कितने स्कूल नहीं जाते। तो इस प्रक्रिया को नेट अटेंडेंस रेशियो बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स। So students, this chapter has finished, and next video you will be study chapter number 2, sectors of Indian economy. Thank you.